हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा श्यामराव कुलकर्णी जी के बारे में, जिनको हम के.एस. कुलकर्णी के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। के.एस. कुलकर्णी, तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि के.एस. कुलकर्णी जो कलाकार हैं वो किस चीज़ के कलाकार हैं। तो हम सब जानते हैं कि के.एस. कुलकर्णी जो है एक अच्छे कुशल चित्रकार हैं, लेकिन ये चित्रकार होने के साथ साथ एक मूर्तिकार भी हैं। तो हमेशा याद रखना कि के.एस. कुलकर्णी एक मूर्तिकार भी हैं, क्योंकि अगर यहीं से एक प्रश्न हम उठा लेते हैं कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित कलाकारों में से मूर्तिकार कौन कौन है या कौन नहीं है, तो आप ने अगर ये पढ़ा होगा तो आप झट से आंसर कर देंगे कि के.एस. कुलकर्णी तो मूर्तिकार हैं ही, और साथ ही साथ और कलाकारों पर भी ध्यान देंगे, जिस वजह से आप अपना प्रश्न सही कर पाएंगे। ठीक है। या फिर इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि के.एस. कुलकर्णी इनमें से क्या नहीं है, तो आपको पता है कि वो चित्रकार और मूर्तिकार तो है ही हैं, और साथ ही साथ जो नहीं है वो आप टिक कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनका जन्म देखते हैं दोस्तों। 7 अप्रैल 1918 ईस्वी को इनका जन्म जो है पूना के बेला गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जो थी वो पूना से प्राप्त की थी। उसके बाद 1935 में जो है ये इन्होंने अपना मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया, और 1942 तक जो है इन्होंने यूजी पीजी सब कंप्लीट करके यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त कर दिया। ठीक है। इनके यहाँ मैं लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 1945 में इन्होंने अपना पहला सोलो शो, इनकी पहली एकल प्रदर्शनी जो प्रदर्शित की थी वो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में प्रदर्शित की थी। ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेना इस चीज़ को भी। उसके बाद दोस्तों जब इन्होंने यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त कर लिया था मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट से, तो उसके बाद इन्होंने जो है इन्हें एक छात्रवृत्ति मिली, एक शोध छात्रवृत्ति मिली थी। वो मिली थी इन्हें टाटा ट्रस्ट की ओर से। टाटा ट्रस्ट की ओर से इन्हें एक शोध छात्रवृत्ति मिली। उसके बाद लगभग 1942 तक इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ दिन मतलब इस आंदोलन में थोड़ा पार्टिसिपेट किया होगा, तो फिर उसके बाद ये कुछ दिन ऐसे ही बेकार रहे। ठीक है। उसके बाद 1943 में जो है इनकी मुंबई में इनके इस दोस्त से इनकी मुलाकात हुई, और वो इन्हें अपने साथ दिल्ली ले गए। ठीक है। तो 1943 में जो है ये इनके साथ दिल्ली चलेगा, और इन्होंने एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर के रूप में कार्य किया। ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि के.एस. कुलकर्णी ने दिल्ली में किस डिज़ाइनर के रूप में कार्य किया, तो इन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनर के रूप में कार्य किया। या फिर ये दिल्ली कब आए थे, तो ये 1943 में दिल्ली आए थे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो है उसके बाद 1945 में आगे इन्होंने ये जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर का काम ये कर रहे थे अपने दोस्त के क्लॉथ मिल में, दिल्ली के क्लॉथ मिल में जो ये काम कर रहे थे, तो वहाँ इन्होंने ये वर्क जो है छोड़ दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने ये वर्क छोड़ दिया, ये नौकरी छोड़ दी, और इन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निश्चय कर लिया। ठीक है। उसके बाद फिर ये 1945 में कुछ स्टूडेंट्स को जो है कला की शिक्षा देने लग गए, और ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में भी ये इन्होंने अवैतनिक कार्य करना आरंभ कर दिया। ठीक है। उसके बाद 1945 में ये दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला विभाग में शिक्षक के पद पर भी नियुक्त कर दिए गए। ठीक है। आगे चल के बात करें तो आगे 1948 में इन्होंने जो है त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। ठीक है। ये जो है नई दिल्ली की अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना। तो यहीं से एक और प्रश्न बनाते हैं कि के.एस. कुलकर्णी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब की थी, तो ये की थी इन्होंने 1948 में। या फिर ये कहाँ पर की थी, तो ये की थी दिल्ली में। या फिर अगर प्रश्न आता है कि 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी के.एस. कुलकर्णी ने या कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी ने। ठीक है।
उसके बाद जो है ये उसके बाद 1962 में जो है ये कला निर्देशक भी चुने गए। ठीक है। और आगे की बात करें तो जैसे 1949 में जो है ये दिल्ली के एक ग्रुप है शिल्पी चक्र, वहाँ के संस्थापक अध्यक्ष का पद भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह संभाला 1949 में। तो एक और प्रश्न हम यहाँ से बना लेते हैं कि के.एस. कुलकर्णी दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कब बने, संस्थापक अध्यक्ष कब बने? तो ये बने थे 1949 में। ठीक है। तो आगे चल के बात करते हैं कि उसके बाद इन्होंने 1950 से 55 तक जो है इन्होंने दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग ऑफ एंड आर्किटेक्चर में भी कार्य किया। और उसके बाद जो है ये 1954 में जो है ये अपनी तरफ से, मतलब एक स्वतंत्र रूप से, एक निजी तरीके से जो है ये अमेरिका चले गए। और वहाँ 3 वर्षों के बाद जो है ये 3 वर्षों के बाद जो है 1957 में जो है ये अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, पेरू और ब्राज़ील की भी इन्होंने यात्रा की। और उसके बाद वहाँ की आदिम कला से ये बहुत प्रभावित हुए। ठीक है। तो एक और प्रश्न हम यहाँ बना देते हैं कि के.एस. कुलकर्णी किस कला से बहुत प्रभावित थे? तो ये जो थे ये अमेरिका की आदिम कला से बहुत प्रभावित थे। ठीक है। मतलब इन सभी जगहों की जो है आदिम कलाओं से वो बहुत प्रभावित थे। या और अगर एक और पॉइंट है आगे कि उनकी कलाकृतियों में जो है मय तथा इंका आदिम संस्कृतियों की कला का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ एक प्रश्न और बना लें कि के.एस. कुलकर्णी की कला में कैसा प्रभाव देखने को मिलता है, क्या किस कला का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इनकी कला में अमेरिका की आदिम कला संस्कृतियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद इनकी आकृतियों में अमूर्तन आकृति मूलकता को परस्पर मिलाने का प्रयास नवीन तरीके से किया गया है। इन्होंने बहुत ही नए तरीके से इन आकृतियों को एक मूल रूप देने का प्रयास किया है। आगे इनकी कला में कृतियों एवं मानवतावादी झुकाव और कभी कभी भावुकता भी देखी जा सकती है। इन्होंने भारतीय परंपराओं को ही अपनाया है। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें 1972 में कुलकर्णी जो थे वो बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन पद पर आसीन हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये जो थे वहाँ के डीन पद पर आसीन हुए। और इन्होंने जो है 1972 से 78 तक जो है यहाँ पर कार्य किया। लगभग 6 वर्ष तक इन्होंने यहाँ कार्य किया। ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है कि के.एस. कुलकर्णी कहाँ पर डीन नियोजित हुए या डीन पद पर रहे, तो ये रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है। और कब? तो वो 1972 में। या फिर कब से कब तक? या फिर प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि के.एस. कुलकर्णी जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डीन पद पर कब से कब तक आसीन थे? तो फिर इसका आंसर जो आ जाएगा वो 72 से 78 तक, 1972 से 78 तक जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आ गया। 1949 में शिल्पी चक्र के संस्थापक अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला। इसकी बात हम ऊपर ही कर चुके हैं। और एक मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया भी था कि ये चित्रकार भी थे, साथ ही साथ मूर्तिकार भी थे। और यहाँ ये मैं भूल चुकी थी ऊपर, तो ये अब यहाँ फिर से बता रही हूँ कि ये जो थे चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और ग्राफिक चित्रकार भी थे। ठीक है। तो आपने हमेशा इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि के.एस. कुलकर्णी क्या क्या की प्रमुखता किस चीज़ में है। तो वो एक चित्रकार भी है, एक ग्राफिक चित्रकार भी है और एक वो मूर्तिकार भी हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इनकी कला में पौराणिक कहानियों के दृश्य जो है देखने को मिलते हैं। जितनी भी ये पौराणिक कहानियाँ हैं इनके चित्रों के विषय लगभग यही थे।
ठीक है, इन्होंने एक लाइन भी कही है कलाकारों के लिए कि बुनियादी तौर पर कला कभी नहीं बदलती। ये लाइन अगर पूछने लगे कि किसने कही है, तो ये लाइन के.एस. कुलकर्णी ने कही है कि बुनियादी तौर पर कला कभी नहीं बदलती। और एक और पॉइंट है इनके लिए कि जैसे 1972 से 76 तक जो ये हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डीन थे, और साथ ही साथ 72 से 79 तक जो ये थे, इन्होंने उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी के फेलो भी ये चुने गए थे उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद जो है लगभग लास्ट में ये दिल्ली में ही रह रहे थे, दिल्ली के खेल गांव में ये रह रहे थे। वहाँ पर इन्होंने अपना एक स्टूडियो भी खोला था। तो एक क्वेश्चन और मैं बना लेती हूँ कि एक तो यही कि उनका स्टूडियो कहाँ पर था, तो दिल्ली के खेल गांव में उनका स्टूडियो था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कि ये ललित कला अकेडमी के उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी के फेलो कब चुने गए, तो ये 72 में चुने गए। ठीक है, और 72 से 79 तक ये ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश के फेलो रहे थे। ठीक है, आगे बात करें इनके अगर हम इनकी स्टार्टिंग की बात करें, ये इनके आरंभिक समय की बात करें, तो ये जो थे राजा रवि वर्मा के चित्रों से बहुत प्रभावित थे। इन्हें बहुत पसंद थे, इन्हें राजा रवि वर्मा के चित्र, और साथ ही साथ इन्हें ब्रिटिश लैंडस्केप बहुत पसंद थे। ब्रिटिश लैंडस्केप दृश्य चित्रों को कहा जाता है, तो इन्हें जो थे ये बहुत पसंद थे। उससे पहले एक थोड़ा और पीछे आ जाते हैं, इनका सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने से और पीछे आ जाते हैं थोड़ा। तो 1930 से 33 तक जो है इन्होंने साइन बोर्ड भी पेंट करने का वर्क किया था इन्होंने स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इनका जो प्रयास था वो काफ़ी था पहले से ही, इनकी मेहनत काफ़ी पहले से ही जो थी शुरू हो गई थी। और एक और चीज़, इन्होंने जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट में इनका परिचय एक नई तकनीक से हुआ था, जिसके बारे में समस्त बंगाल प्रदर्शन कर रहा था, वो थी वॉश तकनीक। वॉश तकनीक में इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए, और इन्हें मतलब वहीं से जे स्कूल ऑफ आर्ट से ही इन्हें पता चला कि वॉश जैसी भी कोई तकनीक होती है। ठीक है, उसके बाद इनके चित्रों की तरफ चलें तो कृष्णा शामराव कुलकर्णी जी के प्रमुख चित्र हैं। सबसे पहला है पनघट पर, दूसरा चित्र है कार्यरत, तीसरा चित्र है खेत, चौथा चित्र है इनका बैल, पांचवा चित्र है इनका मास्क, और छठवां चित्र है इनका टोकरी लिए लड़की, सातवां चित्र है इनका संयोजन, और आठवां चित्र है इनका अंतिम भोजन। दोस्तों, इन्होंने जो है अपने भारत में इनके चित्रों की लगभग 40 प्रदर्शनियाँ लगी, और विदेश में इनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगभग 30 प्रदर्शनियाँ इनकी विदेश में लगी। तो इतनी प्रदर्शनियाँ लगने पर भी इनके चित्र इतने कम नहीं हो सकते, इनके चित्र बहुत सारे हैं। पर ये कुछ प्रमुख चित्रों जो हैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। साथ ही साथ संयोजन चित्र की बात करें तो इन्होंने आधुनिक अराजकता पूर्ण परिस्थितियों पर ये चित्र बनाया है, संयोजन, जो इन्होंने 1957 में बनाया है। और जैसे कि विश्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, एक विनाश का खतरा मंडरा रहा है, उसके हिसाब से ये इन्होंने चित्र बनाया है। ये सब चीज़ें उस टाइम पर इन्होंने देखकर ये चित्र बनाया है। इसमें इन्होंने अपने जो काफ़ी चौड़े चौड़े ब्रश के स्ट्रोक इन्होंने लगाए हुए हैं, जो तूली का घात इन्होंने दिखाया हुआ है, रंगों को चुभने वाले श्वेत मिश्रित बल इन्होंने, और साथ ही साथ वर्तमान घृणा और मिथ्याचार का सूचक भी इन्होंने दिखाया हुआ है, और पूरी मानव की असहायता को इन्होंने प्रदर्शित किया है। इस चित्र में जो है संयोजन, जो ये चित्र है, इसमें इनका पूरी तरह से मैक्सिकन कला का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, दूसरे चित्र की बात करें, ये अंतिम भोजन चित्र इन्होंने 1987 में बनाया था। ये जो है इन्होंने इस चित्र में, अंतिम भोजन चित्र में जो है इन्होंने एक मांस तथा रक्त यानी कि खून के रंगों में आधुनिक गरीबी और हिंसा और भ्रम टूटने की स्थिति का अंकन इन्होंने किया है इस चित्र में, अंतिम भोजन में, जो इन्होंने 1987 में बनाया। चित्र में आकृतियाँ अस्पष्ट और परस्पर उलझी हुई
और विवरणहीन सी दिखाई देती है, फिर भी चित्र का संपूर्ण प्रभाव जो है अभिभूत कर देने वाला है। ठीक है, तो ये चित्र इन्होंने अंतिम भोजन बनाया हुआ था। एक लास्ट पॉइंट इनके स्केचेस की बात करें तो मध्यकालीन मूर्ति शिल्प से इन्होंने जो है एक स्पंदनशील लयात्मक युक्त पेन तथा स्याही से 200 रेखा चित्र बनाए इन्होंने। ठीक है, भारतीय मूर्ति शिल्प से इन्होंने को देखकर जो है इन्होंने 200 रेखा चित्र बनाए, लगभग ये बनाए थे इन्होंने पेन और स्याही से। तो ये चित्र इन्होंने दिल्ली में पहली बार प्रदर्शित किए थे, और ये सभी चित्र जो थे एक ही बार में बिक चुके थे। इस प्रदर्शनी में एक ही बार में ये सारे इनके रेखा चित्र जो थे बिक गए थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक बार में किसी कलाकार के सारे चित्र बिक जाए, ऐसा जल्दी से होता नहीं है, पर यहाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, इनकी आकृतियाँ टेढ़ी मेढ़ी होते हुए भी जो हैं जीवन शक्ति से भरपूर होती हैं। ठीक है दोस्तों, और रेखाओं की बात करें, रेखाएं स्वतंत्र हैं और जो रंग हैं वो उत्तेजक और लयात्मक हैं। गतिपूर्ण आकृतियों में कोणीय या वक्र शारीरिक स्थितियों एवं मुद्राओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो ऐसे चित्र इन्होंने जो है ये बनाए हुए हैं। इनमें जो है यथार्थता भी है और अयथार्थता भी है। एक तरह से जीवन की सच्चाई भी इनमें देखने को मिलती है और आत्म सच्चाई भी इनके चित्रों में देखने को मिलती है। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा बीच में ही बताया था कि दिल्ली के खेलगांव में जो है इन्होंने लास्ट दिनों में जो है अंतिम दिनों में ये रह रहे थे, और इनका स्टूडियो भी इन्होंने वहीं पर खोला था। और वहीं पर जो है 17 अक्टूबर 1949 को इस महान कलाकार का जो है निधन हो गया था। इनकी मृत्यु जो है 1949 को हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने साइन बोर्ड के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने रेखा चित्र भी बनाए थे जो कि दिल्ली की पहली प्रदर्शनी में सभी के सभी बिक चुके थे। और इन्होंने जो है त्रिवेणी कला संगम की स्थापना भी की थी 1948 में। और इन्होंने जो है क्या बोल देते हैं उसको, राजा रवि वर्मा के चित्रों से इन्हें बहुत पसंद थे, और ब्रिटिश लैंडस्केप भी इन्हें बहुत पसंद थे। और ये 1972 से 79 तक ललित कला अकेडमी के फेलो भी थे उत्तर प्रदेश के। और पहली बार इन्होंने जो वॉश टेक्निक के बारे में सुना वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ही सुना। और साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट के 1943 में जो है इन्होंने एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर का कार्य भी किया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।